एंड वेलकम बैक। आज का ये वीडियो लेसन बीए पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए है और आज का टॉपिक है सोशियोजेनिक डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी, यानी कि व्यक्तित्व के सामाजिक निर्धारक। तो जैसा कि विदित है, हम लोग इसके पहले वाले लेसन्स में व्यक्तित्व के कई पहलुओं के बारे में अलग अलग करके पढ़ रहे थे और उसको समझने का प्रयास कर रहे थे। इसी क्रम में हम लोगों ने व्यक्तित्व के निर्धारक या निर्धारकों की चर्चा शुरू की थी और उसके अंतर्गत हमने बताया था कि जिन कारकों से या जिन फैक्टर्स से मिलकर व्यक्तित्व का निर्माण होता है या जो कारक व्यक्तित्व के निर्माण में उसके स्वरूप को प्रभावित करते हैं, उन्हीं कारकों को हम व्यक्तित्व के निर्धारक के रूप में समझते हैं। व्यक्तित्व के निर्धारक कई रूपों में सामने आ सकते हैं और उनका विभाजन इन्हीं स्वरूपों के आधार पर अलग अलग विभागों में किया गया है। जैसे इसके पहले हम लोगों ने जैविक निर्धारकों की चर्चा की थी। उसमें ऐसे कारकों की बारे में हमने पढ़ा था जो हमारे बायोलॉजी से जुड़े हुए थे या जिनका स्वरूप जीव विज्ञान से जुड़ा हुआ था, जिनका स्वरूप जैविक था, बायोजेनिक था या जैविक था। वैसे ही कुछ कारक हो सकते हैं जो पर्यावरणीय हों, कुछ कारक हो सकते हैं जो संस्कृति से जुड़े हुए हों, उनको हम लोग सांस्कृतिक कारक या सांस्कृतिक निर्धारक के रूप में जानते हैं। इसी क्रम में एक समूह है निर्धारकों का जिनको कि हम व्यक्तित्व का सामाजिक निर्धारक कह रहे हैं, और ये ऐसे निर्धारक हैं जिनका जड़ या जिनका संबंध व्यक्ति की सामाजिकता से है, उसके समाज से जुड़ाव से है, या यूं कहें कि ऐसे कारकों का संबंध व्यक्ति जिस समाज में रहता है उनसे है। उदाहरण के लिए विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों, विभिन्न सामाजिक समूहों, सामाजिक संस्थानों, परिवार, पास पड़ोस, इन सब कारकों का प्रभाव भी हमारे व्यक्तित्व के विकास पर पड़ता है। और मनोवैज्ञानिकों ने ऐसे ही कारकों की चर्चा व्यक्तित्व के सामाजिक निर्धारक के रूप में की है। अब हम एक एक करके इन सामाजिक निर्धारकों को समझते हैं। तो सबसे पहले सामाजिक निर्धारकों में आते हैं पेरेंट्स, यानी हमारे माता पिता। व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में उसके माता पिता का प्रभाव दो स्वरूपों में पड़ता है। पहला, जो वंशानुगत रूप से शील गुण हम अपने पेरेंट्स से प्राप्त करते हैं या जो जेनेटिक ट्रेट्स हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। साथ ही व्यक्ति का जो रूप रंग है, आकार है, शारीरिक कद है, उस पर भी उसके माता पिता और उसके पूर्वजों का प्रभाव देखने को मिलता है। इन सब बातों की चर्चा, यानी इस जेनेटिक प्रभाव या वंशानुगत प्रभाव की चर्चा हम लोगों ने व्यक्तित्व के बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स के अंतर्गत किया है। यानी माता पिता का जो प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व पर वंशानुगत रूप में प्राप्त होता है, उसको हम बायोजेनिक डिटर्मिनेंट के अंतर्गत रखते हैं। लेकिन सामाजिक निर्धारक के अंतर्गत भी कुछ ऐसे प्रभाव हैं जो माता पिता से हमें उनके साथ रहने या उनके द्वारा किए जाने वाले पेरेंटिंग के दौरान प्राप्त होता है। तो जो पेरेंट्स का प्रभाव है, माता पिता का प्रभाव है, सबसे पहले तो व्यक्ति पर यानी बालपन से ही जिस तरह से माता पिता हमारा पालन पोषण करते हैं, उनके पेरेंटिंग स्टाइल, जैसे किसी का पेरेंटिंग स्टाइल बहुत कठोर हो सकता है, बहुत
अनुशासन पर ध्यान देने वाला हो सकता है। वहीं कुछ पेरेंट्स हो सकते हैं जो कि बच्चों पर उचित ध्यान न दें या ज़्यादा प्यार दुलार दें। तो इन दोनों तरह के पेरेंटिंग स्टाइल का प्रभाव बच्चे के व्यक्तित्व पर अलग अलग रूप से पड़ेगा। जो माता पिता अपने बच्चों से ज़्यादा सख्ती से पेश आते हैं या अनुशासन के प्रति बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं, तो हो सकता है कि ऐसे बच्चों के व्यक्तित्व में अधीनस्थता या सबमिसिवनेस का गुण अधिक विकसित हो जाए, या वो कहें कि वो दूसरों की बात को मानने में ज़्यादा मानने लगेंगे या अपने प्रति बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास उनमें विकसित ना हो। वहीं जिन बच्चों को उनके माता पिता ज़रूरत से अधिक लाड़ प्यार करते हैं या प्यार दुलार करते हैं, ऐसे बच्चों में भी पाया गया है कि उनमें असुरक्षा की भावना, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, घबराहट या नर्वसनेस का सील गुण तथा एडजस्टमेंट में भी कुछ प्रॉब्लम्स उनमें देखने को मिलती है। पेरेंट्स का प्रभाव और क्या हो सकता है? एक तो पनिशमेंट या जिसको हम दंड कह रहे हैं। साधारणतया देखा जाता है कि जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों को वांछित व्यवहार दिखाने के लिए या डिजायरेबल बिहेवियर शो करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, और ऐसा न करने पर यदा कदा वो दंड का सहारा भी लेते हैं। यानी माता पिता ने कुछ व्यवहार बच्चों को इनविसेज किया, उनको बताया कि आपको इस तरह से व्यवहार करना चाहिए, लेकिन अगर बच्चे उस तरह से व्यवहार नहीं करते हैं तो कई माता पिता ऐसे होते हैं जो बच्चों को दंड देकर उनको अपने द्वारा बताए गए व्यवहार को करने के लिए बाध्य करते हैं। यह दंड कौन से माता पिता अपने बच्चों को किस तरह से देते हैं, जैसे क्या वो हर गलत व्यवहार के लिए दंडित कर रहे हैं या वो कभी कभार दंड दे रहे हैं, कभी नहीं दे रहे हैं, इन सब बातों का प्रभाव बच्चे के व्यक्तित्व के विकास पर पड़ेगा। क्योंकि जब हम लोगों ने लर्निंग चैप्टर किया था, सीखना वाला अधिगम का अध्याय किया था, तो उसमें देखा था हम लोगों ने कि सीखना जो है, जो बच्चों में सीखने का क्रम है, वो 3 तरीके से होता है। मुख्य तौर पर 3 तरीकों से होता है, जिसमें पहला हम लोगों ने कहा था शास्त्रीय अनुबंधन, जिसको क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं। दूसरा था ऑपरेंट कंडीशनिंग, जिसको हम लोगों ने क्रिया प्रसूत अधिगम कहा था। और तीसरा था मॉडलिंग या सामाजिक सीखना। और माता पिता का बच्चों के सीखने या व्यक्तित्व पर जो प्रभाव है वो इन तीनों प्रक्रियाओं के माध्यम से पड़ता है। क्लासिकल कंडीशनिंग का कैसे? तो लगातार माता पिता के साथ रहते रहते कुछ खास तरह के भावों की अभिव्यक्ति देखते और करते हुए बच्चा उसी तरह के खास उद्दीपकों के प्रति उसी तरह की अनुक्रिया करना सीख जाता है, जैसा माता पिता अपने जीवन में करते हैं, या बच्चे को उस तरह के अनुबंधन को सीखने के लिए अनजाने में ही प्रेरित करते रहते हैं। दूसरा है क्रिया प्रसूत अनुबंधन, यानी जिस व्यवहार के लिए बच्चों को माता पिता से पुरस्कार की प्राप्ति हो रही होगी तो ऑब्वियस है कि बच्चे वैसे व्यवहार को ज़्यादा करेंगे और वैसे व्यवहार उनके व्यक्तित्व का हिस्सा भी बन जाएंगे। वहीं जिन व्यवहार को करने के लिए माता पिता दंड देंगे या उनको निगेटिव रीइंफोर्समेंट देंगे, यानी बहुत प्रशंसा नहीं करेंगे या उनसे कोई पहले से प्राप्त किया हुआ चीज़ है उसको विड्रॉ कर लेंगे, हटा लेंगे, तो इन दोनों ही सूरतों में बच्चे उस तरह के व्यवहार करने से बचेंगे जिससे उनके माता पिता को खुशी न मिलती हो या जिसके चलते माता पिता उनको दंड देते हों। तो एक प्रभाव तो ऑपरेंट कंडीशनिंग से पड़ेगा। और तीसरा जो सबसे व्यापक प्रभाव जिस रूप में देखने को मिलेगा वह होगा मॉडलिंग या सामाजिक सीखना। इसमें क्या है कि हम अपने माता पिता को बचपन से ही ऑब्जर्व करते हैं, उनके व्यवहार को, उनके दूसरों के प्रति किए जाने वाले व्यवहार को, या किस परिस्थिति में किस प्रकार से हमारे माता पिता व्यवहार करते हैं, इन बातों का गहरा प्रभाव हमारे सीखने की प्रक्रिया पर और तदनंतर में हमारे व्यक्तित्व पर भी पड़ता है। हम बहुत सारे व्यवहार
बोलना, जैसे कि भाषा ही हो, या फिर घबराहट, चिड़चिड़ापन, धैर्य, ऐसे गुणों को अपने माता पिता को देखकर या उनका ऑब्जर्वेशन करके भी सीखते हैं। अब आते हैं हम लोग अगले जो हमारा सामाजिक निर्धारक है उस पर। बर्थ ऑर्डर या जन्म क्रम जिसको कहते हैं हम लोग, यानी बच्चे का अपने भाई बहनों में कौन सा क्रम है। क्या वह अपने भाई बहनों में सबसे बड़ा है, क्या वह अपने भाई बहनों में बीच में आता है, या क्या वह अपने भाई बहनों में सबसे छोटा है। कई मनोवैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि व्यक्तित्व के विकास पर बच्चों के जन्म क्रम का प्रभाव भी पड़ता है। उदाहरण के लिए अगर हम लोग एडलर को देखें तो एडलर ने बच्चों को जन्म क्रम के आधार पर उनके व्यक्तित्व पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर उन्होंने अपना अध्ययन किया था और कुछ निष्कर्ष निकाले थे। जैसे कि एडलर का यह मानना था कि प्रथम जन्म क्रम वाले बच्चे, यानी कि जो अपने भाई बहनों में सबसे बड़ा है, वह एकांत प्रिय होता है, उसको एकांत में रहना ज़्यादा पसंद होता है, वह इंट्रोवर्ट टाइप का या अंतर्मुखी टाइप का होता है। वहीं जो सबसे छोटा बच्चा होता है, जो अंतिम जन्म क्रम वाला बच्चा होता है, उसमें नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि फीलिंग ऑफ इन्फीरियोरिटी अधिक होती है, हीनता की भावना अधिक होती है। और उसमें यानी जो सबसे छोटा बच्चा होता है उसमें आत्मविश्वास और सेल्फ डिपेंडेंसी की कमी भी देखी जाती है। वहीं जो बच्चे अपने माता पिता के इकलौते संतान होते हैं, वैसे बच्चों में डिपेंडेंसी या सेल्फ सेंटर्डनेस का गुण ज़्यादा विकसित होता है, यानी वो दूसरों पर निर्भर रहने और खुद में ही खोए रहने या सेल्फ सेंटर्ड आत्म केंद्रित रहने के शील गुण उनमें ज़्यादा पाए जाते हैं। साथ ही यह भी देखा गया है कि जो बच्चे अपने माता पिता के इकलौते संतान होते हैं उनमें स्वार्थी होने का गुण भी पाया जाता है। जो बच्चे बीच में आते हैं, यानी ना वो सबसे बड़े हैं ना सबसे छोटे हैं, वैसे बच्चों में आत्मविश्वास और ईगो स्ट्रेंथ या अहम शक्ति ज़्यादा होती है। इसी तरह से रोजर्स का भी मानना था, कार्ल रोजर्स जो मानवतावादी मनोवैज्ञानिक है, उनका भी मानना था कि जो ये मध्य जन्म क्रम वाले बच्चे हैं, ऐसे बच्चों में किसी भी प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त करने की इच्छा ज़्यादा तीव्र होती है। अब हम लोग सामाजिक निर्धारक के अंतर्गत देखते हैं इंटरपर्सनल रिलेशंस ऑफ फैमिली मेंबर्स, यानी परिवार के सदस्यों के बीच अंतर्वैयक्तिक संबंध। तो परिवार के सदस्यों का जो आपसी संबंध होता है उसका प्रभाव भी व्यक्ति के व्यक्तित्व पर पड़ता है, खास करके ऐसे परिवारों में जो ज्वाइंट फैमिली हैं या जो संयुक्त परिवार हैं, वैसे परिवार के बच्चों में परिवार के अन्य सदस्यों का प्रभाव भी माता पिता के प्रभाव जैसा ही बच्चे के व्यक्तित्व के विकास पर पड़ता है। कुछ परिवारों में जो सदस्य होते हैं उनके बीच आपस में बहुत स्नेहपूर्ण व्यवहार हो सकता है। वहीं कुछ परिवार ऐसे हो सकते हैं जहां पर कि परिवार के सदस्य आपस में वैमनस्य या प्रतियोगिता की भावना रखते हों, या हो सकता है कि लगातार किसी न किसी तरह के विवाद में उलझे रहते हों। तो जिन परिवारों में कलह का माहौल रहता है या जहां वैमनस्य रहता है, वैसे परिवार के बच्चों में, ऐसे परिवार में पलने वाले बच्चों में हीनता की भावना, इंट्रोवर्जन या अंतर्मुखी होने का गुण, सांवेगिक अस्थिरता या इमोशनली इनस्टेबल होने का गुण, ये सब ज़्यादा पाए जाते हैं। वहीं जिन परिवारों में उनके सदस्यों के बीच एक दूसरे के प्रति स्नेह ज़्यादा होता है, जिन घरों का माहौल बहुत ही सामंजस्यपूर्ण होता है, बहुत ही एक दूसरे को सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाने वाला होता है, ऐसे वातावरण में पलने वाले बच्चे भी परिवार के अन्य सदस्यों का अनुकरण करते हैं और वैसा ही करना सीखते हैं, जिससे क्या होता है कि ऐसे बच्चों में श्रेष्ठता का भाव, फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी,
सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास तथा विश्वसनीयता, ट्रस्टवर्दीनेस का गुण विकसित हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि व्यक्तित्व के विकास में व्यक्ति के स्कूल का या जिस स्कूल से वह शिक्षा ग्रहण कर रहा है उसका क्या प्रभाव पड़ता है। हम अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण समय, सब्सटेंटिव टाइम, अपने विद्यालय में बिताते हैं। साथ ही जो हमारे विद्यालय के बच्चे होते हैं, पीयर ग्रुप होता है हमारा, सहपाठी होते हैं, उनके साथ भी हम अन्य तरह की गतिविधियों में, कई तरह की गतिविधियों में भी शामिल रहते हैं। तो यह स्वाभाविक ही है कि हमारे व्यक्तित्व पर स्कूल का प्रभाव भी पड़े। यह प्रभाव दो तरीके से पड़ सकता है। पहला कि स्कूल के प्रभाव से बच्चों में या व्यक्ति में कई तरह के शील गुणों या ट्रेड्स का विकास होता है। दूसरा जो हमारा सेल्फ कंसेप्ट है, जैसे हमने मानवतावादी मनोविज्ञान में पढ़ने के क्रम में देखा था कि व्यक्ति का जो आत्म संप्रत्यय है वह व्यक्ति के बारे में उसके स्वयं के जो विचार हैं, जो उसके आइडियाज़ हैं, इसी को हम लोग उसका आत्म संप्रत्यय कहते हैं, यानी उस व्यक्ति का आत्म संप्रत्यय कहते हैं। और इस आत्म संप्रत्यय के निर्माण में, सेल्फ कंसेप्ट के निर्माण में, उस व्यक्ति के जीवन में जो भी महत्वपूर्ण लोग हैं, जैसे उसके माता पिता हों, उसके स्कूल के टीचर्स हों, उसके सहपाठी हों, उनके द्वारा जो विचार व्यक्त किया जाता है उस व्यक्ति के बारे में, उसका प्रभाव भी व्यक्ति के आत्म संप्रत्यय पर पड़ता है। और इस संदर्भ में देखें तो स्कूल का प्रभाव व्यक्ति के सेल्फ कंसेप्ट के लिए बहुत ही निर्णयकारी हो जाता है। उदाहरण के लिए स्कूल का जो एनवायरनमेंट है या स्कूल के जो टीचर्स हैं बहुत अलग अलग तरह के हो सकते हैं। जैसे किसी विद्यालय में वहाँ पर अनुशासन का, बहुत कठोर अनुशासन का पालन करवाया जाता हो, या एकेडमिक अचीवमेंट के लिए बहुत कठोर परीक्षण किया जाता हो, जो विद्यालय का वातावरण हो वह बहुत ही कम्पिटिटिव हो या ना हो, तो इस तरह के कारकों का प्रभाव भी व्यक्ति के व्यक्तित्व पर पड़ता है। वहीं शिक्षक, यदि स्वयं शिक्षक ही कुसमायोजित व्यक्तित्व वाले होंगे तो उनके शिष्यों में भी इनसिक्योरिटी और हीनता का भाव आएगा। साथ ही बच्चों में भी अप्रसन्नता आदि का शील गुण विकसित होगा। वहीं जिन विद्यालयों में शिक्षक का व्यक्तित्व समायोजित होता है उनके प्रभाव से बच्चों में भी अच्छे सामाजिक गुण विकसित होते हैं और ऐसे बच्चों में सत्य का आत्म संप्रत्यय ज़्यादा विकसित होता है। वहीं जिन बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि की प्रशंसा शिक्षकों द्वारा की जाती है उन बच्चों में आत्मविश्वास, उच्च अहम शक्ति तथा प्रोग्रेसिव या रियलिस्टिक सेल्फ कंसेप्ट तेजी से विकसित होता है। जिन विद्यालयों में प्रतियोगिता की भावना बच्चों में विकसित की जाती है लेकिन यह प्रतियोगिता कटुता ली हुई नहीं होती है, तो ऐसे बच्चे अपने जीवन में भी आगे चलकर भी सकारात्मक प्रतिस्पर्धा के लिए प्रोत्साहित होते रहते हैं। वहीं जिन विद्यालयों में कट थ्रोट कंपटीशन या कटुता ली हुई प्रतियोगिता का माहौल रहता है, वहाँ पर बच्चों में इस प्रतियोगिता का नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलता है। अब आते हैं हम पास पड़ोस या नेबरहुड पर। व्यक्ति के व्यक्तित्व पर वो जिस तरह के पास पड़ोस या मोहल्ले में रहता है उसका प्रभाव भी उस पर पड़ता है। यदि बच्चा ऐसे मोहल्ले में रहता है जहाँ पर उसके आसपास के लोग सभ्य हैं, पढ़े लिखे हैं, तो ऐसे बच्चों में अच्छे शील गुणों का विकास होने की संभावना कहीं ज़्यादा होगी। ऐसे बच्चों में अनुशासन की भावना, समझदारी, उत्तरदायित्व और आत्मसम्मान आदि शील गुण विकसित होंगे। दूसरी तरफ यदि पास पड़ोस में अपराधी स्वभाव के व्यक्ति अधिक हों, आपस में लड़ने वाले लोग ज़्यादा हों, तो बच्चे भी
सामाजिक सीखना के तहत उनका अनुकरण करते हैं और धीरे धीरे उनमें भी असामाजिक शील गुण विकसित होने लगते हैं। अब एक फैक्टर है सोशल एक्सेप्टेंस का, सामाजिक स्वीकृति। सामाजिक स्वीकृति क्या है? सामाजिक स्वीकृति से तात्पर्य है व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों जिनको कि वह महत्वपूर्ण समझता है द्वारा प्रशंसा तथा अनुमोदन प्राप्त होने से। यानी जिन व्यक्तियों को हम महत्वपूर्ण समझते हैं उनसे जो प्रशंसा और अप्रूवल हमें प्राप्त होता है, अनुमोदन प्राप्त होता है, उसे ही हम सामाजिक स्वीकृति के रूप में देख सकते हैं। सामान्यतः यह देखा जाता है कि व्यक्ति जो है अपने माता पिता, शिक्षक तथा अपने सहपाठी साथियों से सामाजिक स्वीकृति की, सोशल एक्सेप्टेंस की इच्छा रखता है और ऐसी परिस्थिति में वह अपने व्यक्तित्व में उन शील गुणों का विकास करने की कोशिश करता है जिनके द्वारा इन व्यक्तियों को वह प्रसन्न रख सके या उनका अनुमोदन वह प्राप्त कर सके। जिन बच्चों को इस तरह का सामाजिक स्वीकृति या सामाजिक अनुमोदन प्राप्त होता है उनमें आत्मविश्वास, नेतृत्व का गुण, तो श्रेष्ठता का भाव आदि शील गुण तीव्रता से विकसित होते हैं। वहीं जिन बच्चों को सामाजिक स्वीकृति या दूसरों का अनुमोदन नहीं प्राप्त हो पाता है उनमें अंतर्मुखी होने का गुण या सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी, हीनता की भावना, और सोशल एडजस्टमेंट या सामाजिक सामंजस्य बिठाने में भी कमी देखी जाती है। आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति भी एक प्रधान सामाजिक निर्धारक है। जिस तरह के आर्थिक परिस्थिति से व्यक्ति बिलोंग करता है, संबंध रखता है, उसका प्रभाव भी उसके व्यक्तित्व पर पड़ता है। जैसे सामान्य तौर पे उच्च आय वर्ग से आने वाले बच्चे, चूँकि उनको समाज में कहें या इस संसार में कहें ज़्यादातर सुविधाएं उनको प्राप्त होती हैं, उनकी बात भी सामान्य तौर पर सुनी जाती है क्योंकि उनके घर का माहौल भी सामान्यतया इस प्रकार के व्यवहार के लिए ज़्यादा सुचालक होता है, क्योंकि माता पिता के बाद हो सकता है समय हो, उनके पेरेंट्स अच्छे स्कूल में वो पढ़ते हों तो उनको टीचर्स उन पर ध्यान देते हों, तो सामान्यतः ऐसे आर्थिक स्थिति में से जो बच्चे बिलोंग करते हैं उनके व्यक्तित्व में भी ऐसे सकारात्मक गुणों को देखा जा सकता है। साथ ही यह भी संभव है कि जो बच्चे उच्च आय वर्ग से आते हैं उनमें प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा की भावना कम देखने को मिले। वहीं जो बच्चे निम्न आय वर्ग से आएंगे उनमें संभव है कि यही प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता की भावना उनके व्यक्तित्व में ज़्यादा देखने को मिले। सामाजिक तौर पर सामंजस्य बिठाने का गुण उनमें ज़्यादा हो, और यह भी संभव है कि वो जीवन की कठिनाइयों को भी अपने लिए विकास का मार्ग ही समझें या उसके साथ एडजस्टमेंट बिठा लें। अब लास्ट आते हैं हम लोग कल्चरल फैक्टर्स या सांस्कृतिक कारकों पर। व्यक्तित्व का विकास में व्यक्ति जिस तरह की संस्कृति या जिस तरह के कल्चर में रखता है उसका प्रभाव भी पड़ता है। कल्चर या संस्कृति एक व्यापक शब्द है जिसका अर्थ समाज की रीति रिवाज, आदतों, परंपराओं, रहन सहन और तौर तरीके से लिया जाता है। प्रत्येक समाज या प्रत्येक भूभाग की अपनी संस्कृति होती है, अपनी विशिष्ट संस्कृति होती है, और व्यक्ति के व्यक्तित्व पर, उसके व्यवहार पर उस संस्कृति का प्रभाव कई रूपों में पड़ता है। जैसे कि संस्कृति का व्यक्तित्व पर एक प्रभाव पड़ सकता है बच्चों के पालन पोषण के विधियों में। अलग अलग संस्कृति में बच्चों के पालन पोषण का तरीका भी भिन्न भिन्न हो सकता है और इसका परिणाम व्यक्तित्व के विकास पर गहरा पड़ेगा। जैसे कई संस्कृतियों में बच्चों के पालन पोषण में शारीरिक दंड का प्रयोग अधिक होता है, वहीं कई संस्कृति में माता पिता द्वारा बच्चों के साथ ज़्यादा अंतःक्रिया पर जोर दिया जाता है और शारीरिक दंड पर कम जोर दिया जाता है। तो इन दोनों तरह के रेयरिंग प्रैक्टिसेज या पालन पोषण के प्रक्रिया में अलग होने से बच्चों में अलग अलग तरह के शील गुण भी देखने को मिलेंगे।
वहीं संस्कृति का प्रभाव या सांस्कृतिक भिन्नता का प्रभाव व्यक्ति की बुद्धि और उसकी सर्जक क्षमता पर भी पड़ता है, उसकी क्रिएटिविटी पर। जेनसन नामक मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए अध्ययनों को अगर हम लोग देखें तो उन्होंने अपने अध्ययनों में पाया, उनका अध्ययन अमेरिका में केंद्रित था और वहाँ के श्वेत बच्चों और जो ब्लैक बच्चे होते हैं, जो निग्रो बच्चे होते हैं, उन दोनों में तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया और उन्होंने पाया कि दोनों के संस्कृति में अंतर होने की वजह से गोरों की संस्कृति में बुद्धि विकसित होने वाले कारकों पर अपेक्षाकृत अधिक बल डाला जाता है और निग्रो के बच्चों के बौद्धिक स्तर से गोरों के बच्चों का बौद्धिक स्तर ऊंचा होता है और इसके जो जड़ में जो कारण है वह उनकी सांस्कृतिक भिन्नता ही है। वैसे ही जो रीति रिवाज या जो परंपराएं जिस समाज में प्रिवेलिंग होती हैं, जिनका जो प्राथमिक होती हैं, उनका प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व को संपूर्ण रूप से या सार्वंगिक रूप से प्रभावित करता है। सामाजिक निर्धारकों की चर्चा आज हम लोगों ने की और इसके पहले हम लोगों ने व्यक्तिगत निर्धारकों की, जैविक निर्धारक या बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स की चर्चा की थी। साथ में हमने ये भी बताया कि कुछ और निर्धारक होंगे जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट स्पष्ट तौर पर नहीं है, लेकिन जैसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं या कल्चर के ही कुछ और रूप हैं, उनका प्रभाव भी हम पर पड़ता है। बट निष्कर्ष के रूप में अगर हम देखें तो किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण इन सभी तरह के निर्धारकों के सम्मिलित प्रभाव से ही उत्पन्न होता है। यानी व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में व्यक्तिगत जैविक निर्धारकों का प्रभाव भी उतना ही पड़ेगा, सामाजिक निर्धारकों का भी प्रभाव पड़ेगा और अन्य कारकों का भी प्रभाव पड़ता है और सभी कारक मिलकर ही किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।